कांग्रेस कमेटी के इस पत्रकार वार्ता कक्ष में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय गणेश गोदियाल जी उपस्थित हैं। वो आपसे वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में कुछ वार्ता करना चाहते थे और बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती है, धन्यवाद करती है और आदरणीय गणेश गोदियाल जी का यहाँ पर स्वागत करती है। आज आदरणीय गणेश गोदियाल जी का जन्मदिन भी है। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनके दीर्घायु की कामना करते हुए हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे साथ मंच में हमारे केदारनाथ के पूर्व विधायक आदरणीय मनोज राउत जी हैं। हमारे बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रायन शाह जी हैं। हमारे बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री पंडिता बड़ौनी जी हैं। हमारे बीच में हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष नौटियाल जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और गढ़वाल मंडल के प्रभारी आदरणीय पटोला जी उपस्थित हैं। आप सबका स्वागत है और मैं आपके बीच में ज्यादा दीवार न बनकर मैं सीधे आदरणीय गणेश गोदियाल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आपके बीच में आए और अपनी बात कहने का कष्ट करेंगे। आदरणीय गणेश गोदियाल जी। धन्यवाद जी। आज प्रदेश मुख्यालय कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित इस पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। मंचासीन हमारे बहुत ही आदरणीय साथी श्री मथुरादत्त जोशी जी, सम्मानित पूर्व विधायक भाई श्री मनोज रावत जी, सम्मानित पटोला जी, भाई राजेंद्र शाह जी, बहन बनीता डोभाल जी और आदरणीय दलेश्वर नौटियाल जी, जो कि हमारे सभी सम्मानित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, मंचासीन हैं और उपस्थित पत्रकार भाई, मैं आपका अभिवादन करते हुए इस बात को जरा पीछे आप सबका अभिवादन करते हुए मैं प्रदेश की जनता को, प्रदेश के तमाम मतदाताओं को और कांग्रेस के तमाम लाखों कार्यकर्ताओं को तहे दिल से उनके द्वारा किए गए इस लोकतंत्र के पर्व में जो योगदान उनके द्वारा किया गया उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र के इस पर्व में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए भारत में दिए गए संविधान के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए आम लोगों ने अपने मत का प्रयोग कर अपने मनपसंद सरकार चुनने में योगदान दिया। इसके लिए उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ, आम लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं का मैं इस रूप में धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ आज कांग्रेस के यहाँ हेडक्वार्टर से, मुख्यालय से, कि सभी ने पांचों लोकसभा क्षेत्रों में अपने अपने स्तर से जो कुछ हो पाया एकजुटता का परिचय दिया। सब लोग एकजुट रहे और एकजुटता के साथ इस रण में सब लोग आगे बढ़े और बड़ी बड़ी ताकत के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये लड़ाई लड़ी। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जमीन इतनी हार्ड पहले लगा नहीं होगा कि जमीन इतनी हार्ड है जो उन्हें चुनाव में महसूस हुआ और इसका श्रेय निश्चित रूप में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जाता है। कल मैं गोपेश्वर और रुद्रप्रयाग में था और मैंने वहाँ एक बात कही और आज इस बात को यहाँ पर दोहराना चाहता हूँ। हमारे तमाम साथियों ने मुझे कहा कि कहते हैं, कार्यकर्ता कहते हैं कि भाई आपने अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन मैंने उन्हें ये बात कही कि ये बैटिंग अगर मैं कर पाया, या आकलन तो तटस्थ लोग करेंगे कि हम कैसी बैटिंग कर पाए, लेकिन अगर मैं जो भी बैटिंग कर पाया वो इसलिए कर पाया कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत उम्दा पिच बना रखी और जब उन्होंने पिच अच्छी बनाई, ये मैं सभी लोकसभा क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, जब उन्होंने पिच अच्छी बनाई तो उस पिच पर बैट्समैन जो जिस कैपेसिटी का रहा होगा उसने
उम्दा बैटिंग करने की कोशिश की। मेरा अनुमान है कि सभी बैट्समैन, पांचों बैट्समैन ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाई गई उम्दा पिचों पर बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और जिसका परिणाम आने वाले 4 जून को हम सबके सामने है। मेरे साथियों, चुनाव प्रथम चरण पूरे देश में कुछ 109 सीटें या कितनी सीटें 102 सीटों पर संपन्न हो चुका है और द्वितीय चरण का मैं समझता हूं कि 26 तारीख को मतदान होता है। ऐसे में ये बात दावे के साथ कही जा सकती है कि प्रथम चरण के चुनाव मतदान होने के बाद सत्ताधारी दल के पैरों तले की जमीन खिसक गई है और उनके जो बयान आ रहे हैं, मैं समझता हूं ये बयान भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अहितकारी बयान है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सत्ता में बैठे हुए वो लोग जिनका लाखों करोड़ों लोग अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें अपने बयानों में शुचिता का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने बयानों में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी बड़ी बारीक नजरों से हमारे उन तमाम नेताओं के बयानों का अवलोकन कर रहा है और अध्ययन कर रहा है। ऐसे में मुझे बहुत दुख है इस बात का कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने 10 साल का हिसाब न देकर फजूल की बातें कर रहे हैं। और ये फजूल की बातें जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मंगलसूत्र पर कांग्रेस पार्टी के बारे में जो बात उन्होंने कही, ये बात बहुत ही निंदनीय है, हास्यास्पद है और तथ्यों से परे है। मैं आप सब लोगों को ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि 65 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया और 65 साल के शासन के दौरान कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी को इस लायक बनाया कि वो अपनी मंगेतर के लिए और अपनी होने वाली पत्नी के लिए विवाह के समय एक उम्दा मंगलसूत्र बनाया। इस लायक कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी को बनाया और आज बिना तथ्यों के इस प्रकार की भ्रामक बातें फैलाकर जो चुनाव को हथियाना चाहते हैं, मैं उन्हें उनकी आंखें खोलने के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने 65 साल में जो सोने की कीमत थी, वो सोने की कीमत जब तक कांग्रेस का शासन था 30,000 के अंदर रहा, 30-35,000 के अंदर रहा 65 साल में, और इस 10 साल में उस सोने की कीमत आज 78,000 पर पहुंच गई है। तो मंगलसूत्र अगर हमारे भाई बनाना चाहते हो शादी के लिए, तो मंगलसूत्र बनाए कहां से? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज के 10 साल के शासनकाल में सोना आज 78,000 रुपए तोले पर पहुंचा हुआ है और अगर बनवाई लगाएं, उसकी जो मेकिंग चार्ज होते हैं, जो और भी चीजें होती हैं, अगर वो लगाएं तो 80 से कम तो नहीं पड़ेगा। तो आज दोगुने से भी ज्यादा कीमत आपके 10 साल में आपने कर दी और आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। दूसरा, आपने एक पक्ष पर जनसंख्या को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार बताते हुए इस बात को कहा कि भाई देश के संसाधनों पर एक पक्ष कब्जा कर लेगा। ये आपकी घृणित विचारधारा, जो आपका घृणित विचार है, वो बिल्कुल सामने आया है। और वो भी वो व्यक्ति कह रहा है जिनके माँ बाप की 6 संतानें हों, जिनके माँ बाप की 6 संतानें हैं, वो आज राजनीति में जब चुनाव के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि देश के आज जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, उन मुद्दों पर चर्चा न होकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर चुनाव को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड के मतदाताओं को, कि वो तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो मुद्दों से भटके नहीं और उन्होंने अपने जो हित के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चर्चा पसंद की। उन्होंने इस बात को पसंद किया कि अंकिता भंडारी के साथ ऐसा क्यों हुआ। वो सुनना चाहते थे कि हमारे, चूंकि स्टार कैंपेनर प्रधानमंत्री जी थे, तो प्रधानमंत्री जी के मुंह से सुनना चाहते थे कि अंकिता भंडारी के बारे में उन्होंने क्यों कोई एक्शन नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास इस बात के रिपोर्ट है कि जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ऋषिकेश आए थे, उसके अगले दिन प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा अंकिता भंडारी के मामले में उत्तराखंड सरकार से जानकारियां मांगी गई और मुझे भी इस बात की उम्मीद थी कि अगर प्रधानमंत्री कार्यालय से अंकिता भंडारी के मामले में जानकारी मांगी गई है, तो मैंने स्वयं थीम लाइन दे ही रखी है कि प्रधानमंत्री जी आए और ये कहें कि जिस समय तक मैं उत्तराखंड की धरती पर खड़ा हूं, उस समय तक वो तथाकथित वीआईपी शराबों के पीछे हो जाना चाहिए। मुझे लगा कि ऐसा कुछ होगा और अंतोगत्वा अंकिता के परिवार को न्याय मिलेगा, लेकिन अफसोस की बात है कि फिर भी ऐसा नहीं हुआ।
मुझे ये उम्मीद थी इस बात की कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये जरूर कहेंगे कि मुझे पता लगा है कि उत्तराखंड के युवाओं के सपनों पर आघात हुआ है, इस योजना से जो अग्निवीर की योजना है उससे आघात हुआ है और मैं इस योजना को वापस लूंगा। वो कहते हैं ऐसा, लेकिन अफसोस है कि ऐसा नहीं हुआ। तो जनता ने अपने हित के मुद्दों को सुनना पसंद किया, फजूल की बातों को दरकिनार किया, और वही रिपोर्ट जब दिल्ली तक गई तो तब दिल्ली में बैठे जो शासन करता है उन्होंने अपनी भाषाएं बदल दी। वो चुनाव को ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चुनाव को इमोशनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी इन मुद्दों पर इमोशनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिन इमोशनल बातों के लिए वो खुद जवाबदेह है। मैं सीधी सीधी तरह कहना चाहता हूं कि जिस मंगलसूत्र की वो बात कर रहे हैं, उस मंगलसूत्र को बनने में जो सोना लगता है उसकी कीमत इनके समय में 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ी है। 65 साल में 30,000। कोई साथी बता सकता है कि 2014 तक सोने की कीमत कितनी थी? 29-30,000। तो 29-30,000 2014 में छूट गया था, और आज वो सोना 75,000 पार कर रहा है। तो मेरे प्यारे राज्यवासियों और प्यारे देशवासियों, जहां जहां ये हमारी बात सुन रहे हो लोग, कृपया ध्यान रखिए, अगर दिल्ली में बैठे हुए नेताओं को अपनी बच्चों की शादी करनी होती ना, अगर होते बच्चे और उनको भी शादी करनी होती तो सोना शायद इतना महंगा नहीं होता। लेकिन अगर सत्ता में बैठे हुए लोग संतानहीन हो और उनको बच्चों की शादी की फिक्र न हो तो सोना 70,000, 75,000 या 1 लाख हो जाए, किसी को क्या फर्क पड़ता है। और भाषण बोलने के लिए बहुत आसान हो जाते हैं कि कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र क्या बोला गया। तो मैं सचेत करना चाहता हूँ सभी मतदाताओं को, देखिए ऐसा है, बतेरे हमारे शुभचिंतक मुझे कहते हैं कि भाई आप फलाने जी के लिए मत बोला, लेकिन ये देश अगर त्रासदी झेल रहा है तो उन्हीं की वजह से झेल रहा है। और जब ये देश अगर उन्हीं की वजह से त्रासदी झेल रहा है, मैं गांव में बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी आज शादियां हैं, लेकिन वो 1 तोले की अंगूठी नहीं बना सकते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं। जब उन पर यह बीत रही है तो उनकी आवाज को उठाने के लिए गणेश गोदियाल अगर अपने हित में अपनी आवाज को दबा दे कि कहीं मेरा हित न हो जाए, तो मैं समझता हूं कि मैं अपने इस पद के साथ, इस कर्म के साथ मैं न्याय नहीं कर रहा हूं। इसलिए मैं अपनी आवाज को जोर शोर से उठाता हूं और इस मकसद से उठाता हूं कि ये आवाज दिल्ली तक जाए और वो कुछ करें, इस पर कुछ विचार करें, हमारे लोगों को राहत दें। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और हम अगर बातों को न उठाएं तो फिर क्या मतलब है राजनीति का। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तमाम बातें थी। मैंने सोचा कि चुनाव संपन्न हो गया, मैं सभी को धन्यवाद दूं आप लोगों के माध्यम से। दूसरी बात है, कुछ लोगों की, कुछ राष्ट्रीय मीडिया की कुछ लोगों की मजबूरियां हो सकती हैं कि उन्होंने चाहते हुए भी जो बातें सामने आनी चाहिए थी वो बातें नहीं लाए, और कुछ लाए भी तो बड़ी दबी जुबान से लाए। उनकी कुछ मजबूरियां हो सकती है, लेकिन मैं सारी मीडिया को, तमाम आप साथियों को, पत्रकारों को जो कि सिर्फ उत्तराखंड से संबंध रखते हैं, उत्तराखंड आप लोगों ने जिस प्रकार से तटस्थ भाव से ये कवरेज की, चुनाव की कवरेज की, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि वास्तव में मुझे पहली बार ऐसा लगा कि लोकतंत्र का ये स्तंभ, जिसको हम कहते हैं कि लोकतंत्र का ये स्तंभ अगर कमजोर होगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा। इस स्तंभ ने तटस्थ भाव से जो रिपोर्टिंग की और उसका जो प्रतिसाद हमें देखने को मिल रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग देखिए, हम सबका पहला जो कर्तव्य है वो ये है कि राज्य और देश, और मुझे बड़ी खुशी हुई इस दौरान कि आप लोगों ने तटस्थ भाव से अपना जो फर्ज था उसका निर्वहन किया। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। गोदियाल जी, आपने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अच्छी लिस्ट तैयार कर रखी थी, लेकिन बड़े बड़े बैट्समैन उतरने से मना कर दिया, बड़े बड़े नेता जो उतरने से मना कर दिया, तो क्या उनमें कहीं मिसकैलकुलेशन हुआ उनकी उसमें कहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे बड़े नेता, मतलब ये अगर ये आशीर्वाद हमें दे रहे हैं कि भाई आप छोटों को भी आगे आना चाहिए, तो उसकी बुराई क्या है। हमारे बड़े नेताओं ने ये बड़ा दिल दिखाया और ये कहा कि भाई और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो उनके इस विशाल हृदय जो उन्होंने दिखाया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हाँ, गढ़वाल सीट पे अलग पड़ जाए, गढ़वाल सीट पे फैमाल समझ थे, फैमाल फैमाल आप जब फैमाल करें तब मौका मिलेगा हमको। गुदियाल जी, आपने कहा कि कांग्रेस ने एकजुट दिखाई है, लेकिन यहाँ पे चुनाव की बात करें गढ़वाल में तो गणेश गुदियाल वर्चस्व
बीजेपी संगठन दिखाई दिए, बाकी आप कार्यकर्ता कैसे चलते आए? नहीं नहीं, कहाँ आप फिर इसका मतलब गढ़वाल चुनाव में नहीं थे आए। जहाँ देखो वहाँ कार्यकर्ताओं की लाइन लगी थी। कार्यकर्ता गणेश गोदियाल की तरफ से थे, कांग्रेस पार्टी की तरफ नहीं, से कांग्रेस पार्टी की तरफ से थे। हम कांग्रेस का झंडा हाथ में लिए हुए अगर सब लोग घूम रहे हैं तो गणेश गोदियाल अलग थोड़ी हो गया। गणेश गोदियाल भी उसका एक पार्ट है और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उस संगठन का पार्ट है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये आपकी बात में इतनी सच्चाई जरूर है, मैं इसको संशोधित करना चाहूंगा कि गणेश गोदियाल के नाम का टिक्कर होने के बाद सभी कार्यकर्ताओं में डबल जान आ गई, डबल जोश आ गया, डबल हिम्मत आ गई। ये यहाँ तक आपकी बात सही है, लेकिन जो थे वो सब कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। और बीजेपी के भी उन तमाम लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस प्रदेश की भलाई के लिए इस समय चुप रहना उचित समझा और कई जगहों पर हमें बाईपास दिया, उसके लिए उन्हें भी धन्यवाद दिया। जीत कर आते हैं तो गणेश गोदियाल की जीत होगी, पार्टी की जीत होगी? पार्टी की जीत होगी, संगठन की जीत, उत्तराखंड के लोगों की जीत होगी, गढ़वाल के मतदाताओं की जीत होगी। अच्छा, एक सवाल ये है कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर कांग्रेस से लोग छोड़ कर गए बीजेपी में गए और मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ। मेरा सवाल पहले कि आप तो जवाब मिल जाएगा उसमें, तो बड़े पैमाने पर लेकर खासकर गढ़वाल क्षेत्र में गए, तो आपका क्या मत है? कांग्रेस वर्कर का इसमें क्या सेंटिमेंट है लोगों को लेकर के, क्या वो वापस दिया जा सकता है? मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। मैं पहला चुनाव 2002 में लड़ा और यही परिस्थिति 2002 में थी। 2002 के उस विधानसभा चुनाव में हैलीसैंड विधानसभा में कोई नेता नहीं बचा था कि जो वहां नहीं चला गया था, लेकिन उसके बाद मैं चुनाव जीत गया। मैं इस बात से बिल्कुल चिंतित नहीं हुआ कि कौन कहां जा रहा है, क्योंकि मैं जानता था कि जब नेता जाते हैं तो ऐसा नहीं कि उनके साथ सब मतदाता चले जाते हैं। जो 2017 में हमारी हार हुई उसको आप इस रूप में मत देखिए कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता छोड़ के चले गए थे इसलिए हमारे, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ सबसे बड़ी ताकत वाली बात होती है विचार सबसे बड़ा ताकतवर होता है। 2017 में बीजेपी का विचार लोगों को बड़ा ताकतवर लगा, इसलिए लोगों ने बीजेपी को जिताया। नेताओं की वजह से नहीं कि जो नेता थे, आज वही नेता तो हैं, सब वही हैं और जो बाकी थे वो भी चले गए। लेकिन उसके बावजूद जो रिजल्ट है, जो सामने दिख रहा है, वो ये है कि कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी है। और मैं अभी, क्योंकि ये जनता का अधिकार है कि किसको जिताए, इसलिए मैं जनता के इस अधिकार पर अपना भाव नहीं ऊपर से रखना चाहता कि मैं जीत रहा हूँ, पर मुझे विश्वास है कि जनता ने निश्चित रूप में मुझे जिताया। मेरा सवाल दूसरा था कि क्या उन लोगों को जो लोग कांग्रेस बंद से क्या मेरा ये मानना है कि पॉलिसी मैटर है और गणेश गोदियाल अकेले इस बात को कहने के लिए अधिकृत नहीं है कि किसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। लेकिन मेरा अपना विचार है कि जो लोग विपत्ति के समय कांग्रेस को छोड़ कर गए हैं उनको वापस लेने के बारे में कांग्रेस को बहुत गंभीरता पूर्वक नहीं सोचना चाहिए, इसको इस रूप में देखना चाहिए कि इन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है। मैं कल गोपेश्वर में था और मैंने गोपेश्वर में इस बात को कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि बद्रीनाथ की जनता आने वाले जो अभी बाई इलेक्शन वहां पर होने वाला है उसमें चरित्र का चुनाव करेगी। चरित्र भी कोई चीज है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग हम ये कहते हैं कि हम जनता की रहनुमाई कर रहे हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं। और अगर ऐसे लोगों का चरित्र अगर इस रूप में दिखा कि रात को कुछ बोल रहे हैं सुबह कुछ बोल रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए भी अच्छा संकेत नहीं हो गया। क्या माने जीत कर आते हैं तो कांग्रेस के लिए संजीवनी होगी है जी? ये आप इसका जो लेखा जोखा है आपने बनाना है कि अगर मैं जीतता हूं तो कांग्रेस के लिए किस रूप में संजीव होगी, ये तो अपेक्षा हम आपसे कर रहे हैं। आप इसमें बताएंगे, आप देखेंगे, आप कहेंगे। और कोई सवाल है? वो भाई सांसद प्रतिनिधि नहीं, वो अच्छे पत्रकार है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं हमेशा इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि हमारा कोई भी पत्रकार भाई जितना भी शालीनता के साथ, मतलब कोई गाली गलौज करे तो अच्छी बात नहीं है, पर शालीनता के साथ जितना भी टफ क्वेश्चन पूछे उसका स्वागत है। ये हमें काबिलियत होनी चाहिए कि हमें उनके प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, इसलिए मेरे लिए तो सबसे अच्छे हैं जो सबसे टफ प्रश्न पूछे। धन्यवाद। बिना माइक के ना, बिना माइक के ये माइक वाला हटा दे। ये वाला हटा दे। इससे मत बोलिए भाई साहब, भाई साहब इससे मत। मैं बोल तो दिया, अरे आधे घंटे का नहीं चलता ना।